कहानी वाकई मजे की है। मैंने हबीब बैंक की बिल्डिंग कल पहली दफा अपनी जिंदगी में देखी है। वो जैसा मैं हूं ना में शाहरुख खान वाला हिसाब था, एक तो वो था। दफा में भी नहीं हुआ, नहीं पड़े घर से नहीं, सचमुच। सब इंडस्ट्री में हमारे घर जैसा माहौल है, ऐसा तो नहीं होता ना। आतिफ असलम वहां बैठा है और आप यहाँ पे झूला झूलाएंगे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज स्टूडियो में जो मेरे गेस्ट हैं, आई एम श्योर आप सब भी बड़े बेताब होंगे उनके बारे में जानने के लिए। तो परिज़ाद ड्रामा स्टार्ट हुआ, फिर उसमें एक कैरेक्टर आया नासाज का, और बस उनने हम सब की अटेंशन पकड़ ली और हम कह रहे हैं यार ये कौन है, कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो मुलाकात करते हैं अदील अफजल से। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आप बहुत शॉर्ट ट्रिप पे हैं एंड इट्स वेरी बिजी, और हम कल से हम दोनों की ना चल रही है ये टाइम नहीं ये टाइम। इन द एंड मैंने बोला अच्छा अदील कोशिश करते हैं, इफ़ इट्स मेंट टू बी तो ये होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं। और लास्ट मैसेज अदील का भी है कि हाँ जैसा आपने कहा था कोशिश कर रहे हैं, अगर इफ इट्स मेंट टू बी अल्लाह ने चाहा तो आई थिंक इट वाज मेंट टू बी, है ना? हाँ बिल्कुल, तभी आप बैठे हुए हैं यहाँ आज। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और मैं वैसे तो मैं फारिग ही होता हूँ, मुझे कोई इतने कोई खास काम नहीं है। लेकिन ये कि हाँ, कराची जब भी आया हूँ बड़ा मेरे लिए ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं कराची को एक्सप्लोर ही नहीं करता। आता हूँ 4-5 दिन बाद वापस चला जाता हूँ। सो इस दफ़ा भी शॉर्ट ट्रिप है, लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा ये है कि मैं अच्छे से कराची को देख के जाऊँगा और अच्छा होगा कि आपने भी बुला लिया। चलें, दैट्स गुड। तो क्या लिस्ट पे कोई आई है रिकमेंडेशन के कराची में यहाँ अब मैं बताऊंगा तो लोगों, मैंने हबीब बैंक की बिल्डिंग कल पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखी है लाइव। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं बट देखें ये बड़ी सही बात है, इस पे मैं भी हंसी, लेकिन आई थिंक हंसना नहीं चाहिए। जो अगर हम भी किसी जगह जाते हैं पहली बार, उधर के रहने वालों को शायद उस चीज़ की अहमियत का अंदाजा नहीं हो, बट इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग। मेरा तो बचपन, मतलब मैंने बहुत बचपन से ना, क्योंकि जब भी इफ्तार होती थी तो वो कहते थे, इफ्तार के वो चांद रात होती थी ना, तो वो कहते थे मौलवी साहब हबीब बैंक की उसकी इमारत पे चढ़ेंगे और वहाँ से चांद देखेंगे। तो मैंने बचपन से देखा हुआ था कि ये शायद पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारत है या थी जो भी, लेकिन कभी कराची में देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और कल जब मैं पहुंचा हूँ और मैं वो कैब ड्राइवर के साथ ही जा रहा था, तो उसने कहा हाँ यही सड़क होगी, वो देखें बैंक की बिल्डिंग भी नजर आ गई। तो मैंने कहा यार ये तो तुमने मुझे इतना इमोशनल हो गया, सेंटी हो गया कि यार वाह। आंसू आए आंखों में? नहीं, आंसू नहीं आते, ये सेंटी नहीं हुआ फिर? नहीं, ये तो मेरा मसला है, वो तो एक्टिंग में भी मेरे आंसू नहीं आ पाते। अच्छा, दूसरी और कौन सी लिस्ट में चीजें हैं? मैं भी बता रहा हूँ, लोग फिर मुझे जज करेंगे, मैंने अभी तक कराची का समंदर भी नहीं देखा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जज करी, आई थिंक लोग भी नहीं करेंगे। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग समंदर नहीं देखा मैंने, वो मैंने देखना है। और किसी ने मुझे कहा था 2 दरिया के पास बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना है, वो देखना है। और इसके अलावा लियारी जाना चाहता हूँ देखने के लिए। ये अगेन बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे, लेकिन हमेशा ट्रिप इतना छोटा रहा है कि बस कुछ इलाकों में ही घूम फिर के। और खाने पीने में कोई लिस्ट है? खाना कराची का कितना अच्छा है वैसे, मतलब कहीं से भी खा लें। और मैंने कल भी बहुत अच्छा खाना खाया है, आज भी बहुत अच्छा खाना खाया, मुफ्ती मिला है। क्या खाया आज आपने? अभी था बिरयानी थी, रेशमी कबाब थे, और क्योंकि इस वक्त काफी रात हो चुकी है, पाए भी थे, मुझे भी भूख लग गई है। सो पाए भी थे। बस अच्छे दोस्त हैं, चाहने वाले हैं तो वो खिला देते हैं, तो मौजें लगी हुई हैं। लकी यू। अच्छा ये बताएं कि कोयटा से ताल्लुक है आपका? जी, मेरा ताल्लुक। तो कोयटा से लाहौर कैसे पहुंचे, कुछ अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएं। कोयटा में कहाँ पढ़ा हुआ है, क्या किया हुआ है आपने? मैंने कोयटा में तो वही अपनी कन्वेंशनल एजुकेशन की थी। सॉरी मैं कट, लेकिन आपका एक्सेंट कहीं से भी ना मुझे पंजाब की साइड का लग रहा है ना कोयटा की साइड का लग रहा है। ये भी एक मेरे ख्याल से मिसकंसेप्शन है लोगों की कि यार एक अच्छी उर्दू होगी तो वो आप शायद एक पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे। कोयटा के लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं जब वो किसी और के साथ बोलते हैं। जब वो आपस में बोलते हैं तो फिर आप कहेंगे तो कि ये क्या बोल रहे हैं। अगर मैं समझे मैं कोयटा वाली हूँ तो आप मुझसे कैसे बात करेंगे? फिर हमारा सारा मुज़क्कर मुअन्नस हिल जाएगा। फिर अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये होगा कि कल से मेरा तुम्हारा बात हो रहा था इसके ऊपर कि हम लोगों ने इंटरव्यू करना है, लेकिन बस क्या करें, इधर टाइम ही नहीं मिलता है। सो जब पहुंचते कोयटा तो ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाता है। ऐसे मैं घर पहुंचता हूँ और मैं ऐसे हो जाता हूँ। घर जाते ही इस किस्म की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है कि घर वाले भी कहते हैं कि बाहर बिल्कुल ठीक से बात कर रहे थे ना, अब क्या हो गया? तो घर आते ही वापस उसी लहजे में क्यों आ जाते हो? तो आई जस्ट लव इट, क्योंकि वो हमारा अपना है। सो कोयटा में लोग बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, क्योंकि कोयटा जस्ट लाइक कराची चूँकि बहुत बड़ा है, कराची के मुकाबले में एक बहुत छोटा शहर है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन ही फील है उसकी। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी यही होता था कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होते थे वो पठान होते थे, कुछ बलोच होते थे, कुछ पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग सेटलर्स होते थे। एक तो उर्दू स्पीकिंग लफ्ज़ मुझे शदीद बुरा लगता है कि आप एक उर्दू बोलने वाले के लिए इंग्लिश का स्पीकिंग लफ्ज़ लगा रहे हैं। तो खैर,
तो उर्दू बोलने वाले पंजाबी, बलोच, पठान, हज़ारा, सराइकी, इक्का दुक्का सिंधी भी होता था हमारे साथ जिसको हम तंग करते थे। सो इस तरीके से जब हम इकट्ठे रहे हैं तो फिर और मैं पढ़ा भी उर्दू मीडियम स्कूल से हूँ, सो उर्दू तकरीबन सबकी ही अच्छी थी। ये तो आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता ये एक और चीज़ भी है, अक्सर औकात लोगों को ये भी नहीं मतलब, हालांकि ये कोई मेरा ये किसी एक शहर का कमाल नहीं है। अगर आप उर्दू ज़ुबान की भी तारीख उठाएंगे तो उर्दू बोलने वाले जो ज़्यादातर हैं वो शायद उनकी ये मादरी ज़बान नहीं है। जैसे अहमद फराज साहब पठान थे, इशफाक अहमद जो थे वो पठान थे, फैज़ अहमद फैज़ साहब के बारे में तो मशहूर यही था कि वो सोचते पंजाबी में है और शायरी उर्दू में करते हैं और कॉलम अंग्रेज़ी में जाके लिख लेते हैं। सो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं क्योंकि उर्दू हमारी मोहब्बत है ना, उर्दू हमारी भले घर की ज़बान ना हो, मादरी ज़बान ना हो, लेकिन ये हमारी मोहब्बत है। तो जब आप किसी को ऑब्वियसली मोहब्बत करते हैं तो उसके फिर आप सारे जो वो सलीका है, जो उसका अदब है, वो आप सीख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हाँ, मेरे लिए तो यही है कि उर्दू हमारी मोहब्बत है कि हमने उस तरह से नहीं सीखी, उस तरीके से माहौल नहीं है। घर पे हम बोलते हैं, जब हमने मिजाक करना होता है तो हम एकदम से पंजाबी में चले जाते हैं। जब हमने जुगत वगैरह लगानी होती है किसी के ऊपर तो फौरन पंजाबी में, और जैसी कोई संजीदा या अच्छी बात करनी होती है तो लहजा एकदम से उर्दू हो जाता है। सो ये चीज़ है। ठीक है, तो फिर आप स्कूल, अपने स्कूलिंग आपकी स्कूलिंग है वही, हाँ, कोयटा से स्कूलिंग हुई, है। फिर कोयटा में कॉलेज पढ़ा। ऑब्वियसली इतने नंबर आए कि उस कॉलेज के अलावा फिर किसी और कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता था, तो दोबारा फिर उसी में पढ़ा। तो वो ये क्या हुआ था, ये हाँ ये ज़रा सुनना चाह रही हूँ मैं, क्या क्यों नहीं आए नंबर? मैं बस मेरे मुताल्लिक आम लोगों का ख्याल ये है कि मैं शायद अच्छा स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं पढ़ता नहीं हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता था। जो ब्रिलियंट होते थे उनके नंबर आ जाते थे, बट मेरा इंटरेस्ट कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। साइंस मैंने पढ़ी, बैचलर्स तक मैंने साइंस पढ़ी है, और किसी न किसी तरीके से वो होते हैं ना कुछ लोग जो बस पास कर लेते हैं कि एंड पे घर वालों को जाके एक रिजल्ट दिखा देंगे। सो काफ़ी फेल हो के सप्लियाँ कर करके मैं मैट्रिक के बाद ऑलमोस्ट हर जगह फेल हुआ हूँ। कितने साल? मैं FSC में फेल हुआ था, फिर सेकेंड ईयर में किसी तरह पास हो गया, फिर ग्रेजुएशन में फेल हो गया, फिर मास्टर्स जब मैं करने गया तो मास्टर्स में भी सारी क्लास पास हो गई, मैं फेल हो गया 2 सब्जेक्ट्स में। घर वाले क्या रिएक्शन दे रहे थे? उनको आदत हो गई थी? आदत हो गई थी। दूसरा मैं बहाने बड़े बना लेता हूँ ना, अच्छा। कि इस दफ़ा मैं स्टैट्स में फेल हो गया, लेकिन जब मैं अगली दफ़ा करूँगा ना तो GPA बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं हुआ अच्छा, ठीक है, वो दूसरी दफ़ा में भी नहीं हुआ। नहीं पड़े घर से? नहीं, सचमुच? वाह, बड़े वो इस मेरे अब्बू की एक बात अच्छी है, उन्होंने ना हमेशा इस तरीके से कहा था कि बेटा जो करना है ना अपने लिए करना है, ठीक है। हम तो तुम्हारे आसरे पे बैठे हुए नहीं है। अभी तक वो नहीं बैठे, वो अभी भी अपना खुद ही गुजारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था अपने लिए करना है, जो करना है कर लो। तो मैंने पूरी फॉर्मल एजुकेशन की, लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के दरम्यान में पर्टिकुलरली जब मैं यूनिवर्सिटी गया था ना तो वहाँ पे तो ये कोयटा में, ये कोयटा यूनिवर्सिटी भी में आप उधर ही मैंने पढ़े? मास्टर्स किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओके, में। तो वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा ऐसा ग्राउंड मिला कि मैंने स्किट्स किए और डिबेटर था मैं, तो वो चीज़ें ना सब मुझे दे। और फिर अक्सर ऐसा हो जाता था कि कुछ टीचर्स तो मुझे क्लास में बाकायदा खड़ा कर देते थे जब भी बोर हो रहे होते थे या लेक्चर लंबा हो जाता था, 2-2 घंटे की क्लास होती तो कहते थे अच्छा है चलो फॉर अ ब्रेक और ज़रा थोड़ी मिमिक्री करके दिखाओ। ओके। तो मैं बस मुख्तलिफ आवाज़ें, टीचर्स की आवाज़ें, रजिस्ट्रार की नकल, उसकी नकल, इस तरीके की हरकतें करता था। तो वो सब मुझे कहा करते थे कि यार तुम गलत जगह पे हो, आर्ट्स में चले जाओ, कुछ इस तरीके का काम कर लो। और इसी दरमियान में ये भी हुआ था कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने FM ज्वाइन कर लिया, और उन दिनों FM का बहुत क्रेज तो ये था। किस तरह अपॉर्चुनिटी मिली और क्या जहन, क्योंकि आपका तो पीछे से कोई ना इरादा लग रहा है ना बैकग्राउंड है, मास्टर्स में आके लोग आपको धक्के दे रहे हैं कि भाई आर्ट्स की तरफ जाओ। मैं वैसे अगर रेडियो पे क्यों चले गए? ये कहानी के हिसाब से अगर सुनाऊं तो कहानी के हिसाब से सोच रही हूँ, मजे की कहानी होगी। कहानी वाकई मजे की है। वो इस तरह के फिर तो हम मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई डोंट नो, मुझे तो अच्छी लगती है। हुआ ये था कि FM कोयटा में लॉन्च हुआ था और मुझे घर में मेरी बहन ने और 1-2 और लोगों ने कहा कि यार तुम भी कर सकते हो, वो बार बार ना चला रहे हैं कि हमें नए लोग चाहिए ऑडिशन के लिए, लेकिन मुझे कभी भी ये भरोसा नहीं था कि मैं कर सकता हूँ। इस दरमियान में एक दिन मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया और हमने किसी काम से जाना था, तो वो आया और उसने आते कहा कि यार एक और काम है, पहले वो करेंगे और फिर तेरे काम से जाएंगे। तो मैं बहुत ना गुस्से और नागवारी में मैंने कहा यार क्या यार, पहले मैंने एक काम करना था, अब तेरे काम से जा रहे हैं। तो उसके बड़े भाई हैं अफजल मुराद साहब, जो कोयटा में अदबियात के डायरेक्टर थे और शायर और ड्रामा राइटर थे। तो हम बड़ी रिस्पेक्ट करते थे उनके पास जाके बस तमीज़ से बैठ के। लेकिन ये था कि उनकी शख्सियत ऐसी थी, बड़े नरम से आदमी थे, बड़े मुलायम से। उनकी किताबें भी बचपन से ही चोरी करके ले जाते थे घर पे पढ़ने के लिए, क्योंकि
इतनी शायरी की किताबें और इतना अदब खरीद के तो आप स्टूडेंट लाइफ में पढ़ नहीं सकते। लाइक द वे जब आप कितने आराम से ना इतनी बड़ी बड़ी बातें बताएं, जो नहीं जो फैक्ट है। तो वो अफजल मुराद साहब की बहुत, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा प्लीज, किताब किसी की नहीं चोरी करनी चाहिए, लेकिन पूछ के ले जाए। अफजल मुराद साहब बहुत अच्छे थे, बस वो बहुत धीमे में कहते थे कुछ है आपके पास पड़ी हुई किताबें तो वो दे जाएं। हाउ नाइस ऑफ हिम, बिल्कुल हाँ। तो वो अदब, तनकीद, शायरी, उनके पास तो खैर पूरी लाइब्रेरी थी। तो मैं वैसे ही उनसे जाता होता था मिलने, तो मैं वहाँ उनके ऑफिस गया हुआ था, और वहाँ उस ज़माने में कोयटा के एक सिंगर थे। तो अब होता है ना आप ऐसे गैदरिंग में बैठे हुए तो बातचीत करने के लिए, उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा मैं क्या बताऊँगा मैं क्या करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा ये म्यूज़िक करते हैं। अब वो सिंगर थे तो उन्होंने कहा अच्छा म्यूज़िक करते हैं? मैंने कहा नहीं मैं म्यूज़िक नहीं करता, मैं सिर्फ सुनता हूँ। मतलब इस तरह बात निकली। तो उन्होंने कहा आगे क्या करना है? मैंने कहा मैंने इरादा किया हुआ कि मैं, अब वो होता है ना कि आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो कि आप जान छुड़ाओ। तो मैंने कहा मैंने सोचा है कि एफएम नया आया तो एफएम ज्वाइन कर लूँ। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें करवा देता हूँ, चलो अभी। अच्छा, उन्होंने भी ना ऐसे ही बस फेंक दी। अच्छा, हाँ, ये इरादा कोई नहीं था। नहीं, ये उनके बस का काम भी नहीं था, ठीक है, नाम नहीं लेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें भी लगवा देता हूँ, ये क्या बात हुई? और मेरे दोस्त ने चाबी उठाई, उसने कहा फिर ले जाएं इसको, अभी लगवा के आएंगे तो फारिग फिर रहा है। वो थोड़े से हेजिटेंट हो गए। मैंने कहा नहीं अच्छा फिर टाइम रख लेते हैं। तो वही हुआ कि वो अफजल साहब ने ना फ़ोन किया, उन्होंने कहा जाओ यार तुम ना वहाँ जाके मिल लो और तुम्हें रख लेंगे। तो मैं बड़े उस चक्कर में था कि शायद मेरी हो गई है जॉब और अब मैं एफएम पे चला जाऊँगा। तो मैं गया एफएम, वहाँ गया तो वहाँ जब मैं मिला और मैंने ऐसे जाके, क्योंकि 18-19 साल उम्र थी तो कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं सीधा गया रेडियो जाके मैंने कहा वो जी मुझे अफजल साहब ने भेजा, वो कह रहे थे कि एफएम में जगह खाली है। उन्होंने ऐसे मेरी शक्ल देखी, उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा आप जाएँ, अपना नंबर दे जाएँ, और साथ उन्होंने कहा कि देखें बेटा रेडियो जो है ना वो अच्छे लोगों की जगह है, अगर आप अच्छे होंगे तो आप खुद ब खुद रिप्लेस कर लेंगे किसी को। किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी कोई नहीं। और मुझे पता नहीं था कि मैं एक्चुअली एक किस्म की सिफारिश ही लेके चला, क्योंकि मैंने जाते यही कहा था, हालांकि मेरा इरादा नहीं था। सो फिर मुझे 1.5-2 महीने बाद कॉल आई, फिर ऑडिशन हुआ और ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। वहाँ से फिर एक प्रॉपर माहौल मुझे पहली बार मिला कि एफएम में कमाल किस्म के आर्टिस्ट आते थे, उनसे ही सीखा, उनसे लहजा भी ठीक हुआ, शायरी, अफसाना, इसकी एक और जो कई जहतें थी वो खुली, एक काइंड ऑफ एक आर्टिस्टिक माहौल मिल गया। तो 5-6 साल फिर मैंने रेडियो किया, इस दरमियान में अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करता रहा। एंड इवेंचुअली फिर मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे काम जो है ना वो मीडिया रिलेटेड मिलता है। मतलब मैंने मास्टर्स किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर मेरी पहली जॉब हुई थी न्यूज़पेपर में एज अ सब एडिटर जंग में जी। तो फिर वो ज्वाइन किया एंड तो वो अभी भी बलूचिस्तान में, आप कोयटा बलूचिस्तान में, हाँ वहीं के डिपार्टमेंट को आपने वहाँ की जो ब्रांच थी उधर जी वहाँ से फिर तकरीबन 2 साल काम किया। और पहले लिखना शुरू कर दिया था आपने? मैंने कोशिश की थी, एक अफसाना भी लिखा था, वो छपा भी था जंग में, लेकिन मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ उस तरीके का कर सकता हूँ। हाँ जॉब तो ये मुझे भी नहीं कभी समझ आया कि मुझे क्यों लोग काम दे देते हैं, ठीक है। मुझे कभी भी जब इवन परिजाब पे भी उन्होंने बुलाया था तो लास्ट मोमेंट तक मैं कहता था कि आप लोग एक दफ़ा फिर सोच लें कि मैं ठीक हूँ, ये ना हो गया आप लोग बाद में कहेंगे किसको हमने बुला लिया और पैसे ज़ाया हो गए और ये। सो बस वहाँ से फिर मुझे जब मैंने अब अगेन वही वाली बात है कि एक ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस मिला है लाइफ में, पहले रेडियो में और फिर अखबार के दफ्तर में। अखबार के दफ्तर में तो हमारे साथ ही मतलब एक ही डेस्क के ऊपर जो है ना वो अगेन एक तो कौमियतों का फ़र्क के सामने बैठते थे, मियाँ सदीक साहब वो पंजाबी थे, उनके साथ बैठा करते थे नसीम अहमद नसीम साहब बुज़ुर्ग शायर थे और वो पार्टीशन पे हिजरत करके आए थे भारत से, और उनके साथ एक कादर अली नाइल वो हज़ारगी के शायर थे, फिर एक कदीर रिंद वो एक बलोच थे, और फिर मैं एक था, और फिर एक सैर मुल्तानी साहब थे वो भी अफसाना लिखते थे, सराइकी थे। सो एक उन सब का जो वो होता है ना कि उनकी ज़िंदगियों का निचोड़, उनकी बातें, उनके लतीफ़े जुमले, बस वो सुनते सुनते और फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि यार ये अखबार की जो ज़िंदगी है ना तुम इसी दफ्तर में गुजार के ज़ाया कर दोगे, तो तुम्हारा मिजाज कुछ और है, तो परसू करो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ। सो फिर मैंने दोबारा NCA में दाखिला लिया और मैंने एक ग्रेजुएशन और की और फिर मैंने फ़िल्म में डिग्री की। मतलब आपको तो जो आप बता रहे हैं अखबार का, आपको तो अल्लाह ताला ने मतलब लॉटरी खोल दी आपकी, वो तो आप बैठे हुए थे, टैलेंट और गाइडेंस और इंस्पिरेशन कितना मतलब आपने एब्जॉर्ब किया होगा, मैं ये सोच बिल्कुल अब वो समझ आ रहा है आपके सफ़र, एंड वी इफ वी लुक एट योर वर्क वी नो कि अब कहाँ से कुछ लोगों का ही दिया हुआ है। बिकॉज मुझे लगता है जो जब आप ऐसे लोगों को ज़िंदगी में देखते हैं जो वो जो आपके कॉन्शियस पे
छोड़ के जाते हैं ना कुछ भी अपना असर, वो शायद आपको उस वक्त रियलाइज नहीं हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आता है सारा। बिल्कुल ऐसे। जैसे किताब पढ़ने का मैं कहती हूँ, किताब आपको छोड़ती है आप पे अपना इम्पैक्ट। तो अगर अच्छी किताब है तो डेफिनेटली हाँ। ठीक है, तो एनसीए फिर एनसीए आया, फिर एनसीए से फिल्म की डिग्री की, एंड फिर मतलब मेरा इरादा ये हो चुका था कि नहीं अब इसी तरफ रहना है। अच्छा, कमिंग फ्रॉम ये कि आप कोयटा से आए थे, अब एनसीए तो बहुत ही बड़ी जगह, कोई चैलेंज फील हुआ या नहीं? आप एक्सपीरियंस इतना हो चुका था कि आप आराम से स्लाइड इन कर गए? नहीं, आराम से नहीं हुआ वो। उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो जैसा मैं हूं ना में शाहरुख खान वाला हिसाब था, एक तो वो था कि मेरी एज ज़्यादा थी और मैं दोबारा ग्रेजुएशन करने आया था और सारे छोटे छोटे बच्चियाँ थे। तो वहाँ से एनसीए से मेरा नाम पड़ा अदील भाई, क्योंकि मुझे सीनियर जूनियर टीचर सब अदील भाई बोलते थे, और वही बाहर भी अब आ गया और अब सब भी अदील भाई कह रहे थे, जो कि मुझे अच्छा भी लगता। सो वो स्ट्रगल थी। प्लस ये है कि स्ट्रगल क्या थी कि मसला करते थे, तंग करते थे वो? नहीं, वो आपको एसोसिएट करने में मसला होता था, कनेक्ट करने में। और एक और चीज़ होती है ना कि आप में वक्त के साथ जैसे जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है ना, तो आप रिजिड होते जाते हो अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। वो भी आपने तो 4 साल एफएम, फिर आपने जंग में भी काम किया, तो आप तो समझ में नहीं, मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता है काम। लेकिन जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले सेमेस्टर में ही पता चल गया कि नहीं आता, ठीक है। तो वो फिर वहाँ बहुत 3 साल ऑलमोस्ट ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट्स को, बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों को लगता था कि शायद मेरा बहुत सीन है, मैं कोई बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ। लेकिन मेरे इंप्रेशन कैसे कायम किया आपने जब पहले साल में पता चल गया कि मैं मुझे असल में ऐसा था, हमारी ना कुछ एनसीए में ये मतलब ये लुक का कमाल था, कुछ आप ऐसे कुछ एक लुक थी, थोड़ा सा मैं सीरियस रहता था। ऑडिटोरियम के अंदर हमारी जो कंबाइंड क्लासेस होती थी, तो उनमें कभी कभार एक आधी बात कर लिया, सवाल कर दिया, तो उनको सबको पता था कि मुझे वो नासाज वाला कुछ फील आ रही है यहाँ पे। हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं जरा ना संजीदा सा आदमी था, फजूल बात नहीं करता था, ना मेरी किसी ने रैगिंग की। फैन फॉलोइंग तो बहुत होगी तब आपकी। मैं आपको बताया, मेरा पहले हफ्ते अदील भाई नाम बढ़ गया था, तो वो चैप्टर किल कर दिया, वो क्लोज हो, वो सब क्लोज हो गया। अब मुझे समझ आ रही है चैलेंज क्या, दो किस बात का है, बाकी सब चीजें आसपास इधर उधर है। ओके, सॉरी। सो बस इस तरीके की चीजें थी। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो मैं बताता ना, कि चूंकि आप रिजिड हो जाते हो तो फिर आप ना, आपकी सीखने की वो एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपको तो सब आता है। लेकिन एनसीए में आके ये चीज़ बहुत अच्छी हुई कि बहुत सारे फिर नए चैप्टर खुले। स्पेशली जब आर्ट की आप एजुकेशन लेते हैं, आई विश कि हम सबको दें। ये नहीं कि तस्वीर कैसे बनानी है या मुजस्मा कैसे बनाना है। जो आर्ट की एजुकेशन, जो एक्चुअल एजुकेशन है, कि जिसमें आप बिहेवियर सिखाते हैं, इमोशंस सिखाते हैं, और एक बंदे को थोड़ा सा ना सेंसिटिव बताते हैं कि यार ये कहना है, ये नहीं कहना है अगेन। और फिर जैसे जैसे वक्त बदल रहा था, हमारे टाइम के ऊपर अचानक से आके सारी कहानियां चैलेंज होने लग गई कि अच्छा यार, ये तो आप सदियों से एक मेल डोमिनेंट स्टोरी ही सुनाते आ रहे हैं, जिसमें एक मेल का मेन नैरेटिव होता है और फीमेल तो जस्ट उसकी फॉलोवर होती है या उसकी एडमायरर होती है। इसी तरह जब आप मार्क्सिस्ट फिल्म थ्योरी या सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के टाइम का आर्ट पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा, जिन कहानियों को आप सदियों से एडमायर करते आ रहे हैं, वो क्या हैं, हमारी तारीखी, जिस तारीख पे हम फ़ख्र करते हैं, वो बादशाहों की कहानी है। मतलब आप 1500 में जी, जहाँ उसने शाहजहां ने ताजमहल बनाया और ये और वो, ठीक है, आप उसको सेलिब्रेट करते हैं एज योर हिस्ट्री, अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का पीस है, लेकिन कहानी तो बादशाह की है ना। उस मजदूर का, उस किसान का, उस दौर के इंसान का जिक्र कहाँ है? वो तो हमें तारीख की किताब में कहीं नहीं मिलता। वो अपने बादशाह से खुश था या नाराज था, हमें नहीं पता, क्योंकि वो कहीं डॉक्यूमेंट ही हमने नहीं किया अनटिल द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, के जहाँ पे आर्ट में एक आम इंसान को जगह दी गई। और फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कहानी ऐसे ही लिखें कि बस एक लड़का है और एक लड़की है और वो लड़की कहीं कैद है और लड़के ने उसको छुड़ाना है। तो ये जो चीज़ें ना, जो छोटी छोटी, जो आपके परसेप्शन चेंज करती हैं, तो आई थिंक वो चीज़ मुझे एनसीए से भी, जो शुरू में थोड़ी सी इरिटेट कर रही थी कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं पर्सनली अपने बारे में मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर ना और कुछ हो ना हो, लेकिन एक क्यूरोसिटी है जो जानने की है, कि अगर आप मुझे थोड़ी सी भी कहीं से नई बात बताने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं आपके पीछे लग जाऊंगा, फिर मैंने घंटों बैठ के आपको सुन भी सकता हूँ। अगर आप मुझे कहोगे कि यार फलां जगह जाना पड़ेगा, तो मैं सफ़र भी कर सकता हूँ, बस उसमें ये गारंटी हो कि कुछ नया ज़रूर मिलेगा। सो ये कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन अच्छा टाइम रहा। फिर एनसीए से निकले और बस फिर यही करते रहे। फिर मैंने जर्नलिज्म को खैर बात कह दिया, माफ़ी है इस काम से। क्यों? और बस वैसे ही दिल भर डिजिटल पे जाना चाह रहे थे आप कंप्लीटली?
या नहीं, अभी भी मैं explore तो कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक पे आना चाह रहा था एक तो, और दूसरी बात ये कि जर्नलिज्म में अब हमारे यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है तरक्की का, वहाँ पे सिर्फ कमाई है। शुरू में मुझे समझ नहीं आती तो थी इसमें कि क्या बुराई है? नहीं वो कमाई एक आदमी की 15,000 तनख्वाह हो और वो एसी वाली एक अच्छी सी महंगी कार में आता हो, तो सवाल तो हो सकता है ना कि भैया ये कार कहाँ से आई। ओके, आई गेट इट। सो समझ आई वो किस, तो क्या वहाँ बात पे कर रहे हैं आप? अगर आप अभी भी वैसे तो मैंने इस पे भी करना है इंशाल्लाह संजीदगी से काम, और तमाम मीडिया हाउसेस के ऊपर काम करना है कि यहाँ जो बैठे हुए सहाफ़ी हैं इनकी अगर आप एक्चुअल सैलरीज देखें तो वो बहुत कम है, आप उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी सहाफ़ी ज़िंदा है। तो वो सहाफ़ी किसी न किसी तरीके से फिर ज़िंदा है। यहाँ आप चैनल मालकान के से मिलते हैं तो आपको कहते हैं तनख्वाह, वो भाई आपने बिजनेस लेके आना है। ये बहुत सारे एंकर जो हमें अब टीवी पे नज़र आते हैं, ये बेसिकली वो है जो अपने साथ ब्रांड्स लेके आते हैं, इसलिए इनको शोज़ मिल रहे हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे था कि नहीं, इस तरह तो मैंने तरक्की नहीं करनी। हालांकि मैं अच्छा साफ़ी था, मतलब बुरा नहीं था, मैं मेन डेस्क पे ही बैठता था। सो पाथ क्लियर हो गया आपका? मुझे ये था कि नहीं, अगर मैंने यही काम करना है कि अच्छा यार एक अखबार है और अब बैठ के अच्छा इतनी जगह पीटीआई को देनी है, इतनी जगह पीपल्स पार्टी को देनी है, इतनी पीएमएलएन को देनी है, इतनी जमात इस्लामी की देनी है, इनसे भी पैसे लेने, इनसे भी पैसे लेने और इनसे भी पैसे लेने, जो इवेंचुअली होता है। मैं ही नहीं कह रहा कि सारे ऐसे हैं, ऑब्वियसली फिर बहुत सारे हैं जो फिर गरीब ही रह जाते हैं। सो मुझे ये था कि फिर मैं अपनी मेन फील्ड की तरफ जाता हूँ, फिक्शन क्रिएट करता हूँ, डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करता हूँ, पढ़ भी लिया है। सो फिर मैं इस तरफ आ गया और फिर इंडस्ट्री में छोटे मोटे मैंने तकरीबन सारे काम किए हैं। मुझे एडिट भी आता है, मुझे साउंड रिकॉर्ड करना भी आता है, मुझे कैमरा ऑपरेट अच्छा नहीं आता ऑब्वियसली, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मुझे अगर मतलब अपना काम मैं कर सकता हूँ। सो करते 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 अब एक्टिंग कभी भी मेरी चॉइस नहीं है, लेकिन हमेशा लोग मुझे ले लेते हैं। मतलब कॉलेज टाइम पे भी कि अच्छा यार एक थीसिस फिल्म आ रही है या फलाना एक प्रोजेक्ट आ रहा है, आप इसमें एक छोटा सा रोल कर लें, गुंडा बनना है, इसमें एक गरीब आदमी बनना है, ऐसे बनना है, वैसे बनना है। सो बस इस तरह चल रहा है। तो ग्रेजुएट करने के बाद क्या फर्स्ट जॉब की आपने? बिकॉज आई नो कि आप मैंगो बास के साथ भी एसोसिएट रह चुके हैं, सरमद खूसेट के साथ आपने काम किया, तो ये कैसे चीज़ें हुई एक के बाद एक? ये ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन के टाइम पे, थीसिस के टाइम पे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आ गया था कि काम भी करना है और काम हो भी नहीं रहा, और जो जर्नलिज्म वाली जॉब थी उसमें मतलब वो छुट्टी नहीं है, आपने रोज़ जाना है, और एक अजीब सा स्ट्रेस, तो मैंने बस वो जॉब भी छोड़ दी थी। तो वो होता है ना उस टाइम पे, फिर आपको कुछ भी नहीं समझ आता कि अच्छा अब आपने रेंट कहाँ से पे करना है, क्योंकि मैं लाहौर में रह रहा था, घर मेरा कोयटा में था और मुझे किसी भी कीमत पे लाहौर में स्टे करना था अगर मैंने काम करना था। तो फिर मैंने एनसीए में ही एज फैकल्टी स्टार्ट कर लिया काम। तो वहाँ पे मैं एज टीचिंग एसोसिएट 1 साल मैंने एनसीए में काम किया, और सरमद आता था लेक्चर देने। सरमद उससे पहले इनफैक्ट हमारी ज्यूरी पे भी आया था, जो हमारी मेन ज्यूरी हुई थी फिल्म की। तो वो मैं भी बता रहा हूँ कि 3 साल एनसीए में मेरी फिल्म्स बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट होती रहीं। काफ़ी मेरी बेइज्जती होती थी, जो भी ज्यूरी में आता था वो टका के करके जाता था, एंड मुकम्मल तौर पे वो गलत नहीं होते थे। कुछ चीज़ें उनकी गलत होती थी, कुछ टेक्निकल बेसिस पे उनके इशू होते थे या उनको कॉन्सेप्ट पे? अच्छा, टेक्निकल इश्यूज भी होते थे, कंसेप्चुअल भी होते थे। और मुझे ना एक और बड़ी एक चीज़ जो अब बहुत ज़्यादा तंग करती है ना, वो उर्दू है कि यार आप अपना काम दिखा रहे हो और आगे से बंदा उसको ले, ऐसी ज़बान अब कौन बोलता है? भाई नहीं बोलता तो क्या हुआ, मेरा आर्ट है ना, मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं मेरी लैंग्वेज। एंड अगेन उर्दू से भी इतना शदीद मसला हो गया कि अब मैं पिछले दिनों एक ट्रांसलेशन कर रहा था, एक ऐड था इंग्लिश में, वो मतलब पूरी दुनिया में चला है, अब उसका एक पाकिस्तानी वर्जन बनना है, और उसमें फर्स्ट लव की ट्रांसलेशन पहली मोहब्बत ही मेरे ख्याल से, या पहला प्यार ही हो सकता है, फर्स्ट लव का कुछ और तो नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा नहीं, पहली मोहब्बत बहुत आउटडेटेड लफ्ज है, अच्छा। इसको आप फर्स्ट क्रश कर दें। सो अब फर्स्ट लव की उर्दू ट्रांसलेशन भी फर्स्ट क्रश है, क्योंकि हमने मिलेनियल्स के साथ और जो भी जेनजी है जी, उनके क्रश कर दें, फर्स्ट तो नहीं आएगा। मुझे तो ये कि क्रश भी क्यों करें, ठीक है। सो इस तरह के इश्यूज होते थे मेरे काम पे कि यार ये लफ्ज हमें नहीं समझ आ रहा तो किसी को क्या समझ आएगा। उर्दू यूज कर रहे थे, प्योर उर्दू? मैं उर्दू बोलता हूं, और वो चीज मसला कर उर्दू भी सब्जेक्ट वाइज भी कि यार आप पता नहीं कहाँ अजीब सी कहानियां सुनाने, मतलब उनको लगता था कि शायद या तो मैं मेहनत नहीं करता या मैं बहुत ऊपर से आने की कोशिश करता हूँ। सो इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन जब मेरी फाइनल थीसिस हुआ तो वो अल्लाह का शुक्र है अच्छा हो गया। उसमें सरमद आए थे? उसमें सरमद भी था, उसमें बिलाल लशारी भी आया था, लेकिन बिलाल लशारी मेरी फिल्म के बाद आया था। सो इस तरह के काफ़ी लोग थे। फिर सरमद जब पढ़ाने लगा तो सरमद के साथ बातचीत हुई, और फिर मैंने खुद सरमद को कहा कि अगर मैं कुछ लिख के दूँ
तो आप इंटरेस्टेड हो गए बनाने में? तो सरमद ने कहा हाँ ज़रूर, और फिर हमने बैठ के एक फ़िल्म लिखी। ओके। जो फिर सरमद मुझसे मांगता रहा और मेरी सुस्ती कि मैंने आज तक उसको कंप्लीट करके नहीं दी। सो वो 1-2 ड्राफ्ट हमने उसके लिख लिए थे, पंजाबी फिल्म थी। अब आप अपने ऊपर कितना गुस्सा होते हैं उस चीज़ नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करने के लिए? मुझे नहीं होता। मुझे उसमें ये है कि हर चीज़ सही टाइम के साथ आएगी। नहीं, अभी भी वो कहानी तो अभी भी पड़ी है, तो वो बन तो अभी भी सकती है, उस वक्त शायद नहीं होगा उसका वक्त। सो उसके बाद फिर बस इसी तरह ऑन एंड ऑफ सरमद के साथ एक प्रोजेक्ट सरमद का आया था मोर महल, जो कि काफ़ी मतलब उसका चला नहीं था। सो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन भी की मैंने। तो फिर इस तरह आप इन्वॉल्व हो गए इंडस्ट्री में और आप इस तरह डिफरेंट चीज़ें करने लगे। वो ये ना कि छोटे मोटे काम में वॉइस ओवर भी कर लेता हूँ, तो मैंने बेतहाशा वॉइस ओवर किए हैं मुफ्त में। बहुत स्टूडेंट्स जो अपनी फिल्म बनाता था डॉक्यूमेंट्री या कुछ, तो कहते थे कि यार वॉइस ओवर दे दे, तो बस वॉइस ओवर कर ली। नौकरी कहाँ हो रही थी इस वक्त? पैसा कहाँ से कमा रहे थे? तो आप बस इधर उधर पैसा नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा, पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो वो नहीं था कि किसी प्रोडक्शन हाउस को ज्वाइन कर लूँ या मैं किसी एक्टिंग के करियर को या कुछ एक थोड़े से मेरे मसले हैं। अच्छा, वो क्या मसले हैं? मसले ये है कि मुझे अपनी मर्जी का काम करना है और मुझे नहीं मिल रहा था उस वक्त। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि यार अगर मैंने अर्न ही करना है, अगर मैंने पैसे कमाने हैं, वो खेतीबाड़ी से भी आ सकते हैं, वो ट्रेडिंग से भी आ सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करूँगा तो वो भी सीख जाऊँगा। तो मैं सिर्फ ये नहीं चाहता था कि मैं बस एक पागल मशीन बन जाऊँ। एंड अगेन वो मेरे में हुनर भी नहीं था। मैंने अगर या तो मैं अपने आप को टेक्निकली इतना इक्विप्ड कर लेता कि मैं म्यूजिक वीडियोस बनाने लग जाता, एड्स बनाने लग जाता, नोबडी ट्रस्ट मी कि वो मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपया लगा देंगे कि यार तुम जाओ जाके इश्तिहार बना के लो। उन्हें पता है ये ग्लैमरस काम नहीं कर सकता। सो मेरी लाइन मुझे खुद पता थी कि बहुत स्ट्रेट है कि मैंने जाना है मोस्टली इंडी डायमेंशन। मैं पैरेलल सिनेमा में जाके काम करूँगा, चाहे फिक्शन करूँ चाहे डॉक्यूमेंट्री करूँ। मेरा प्राइम फोकस कंटेंट है एंड मैं सम हाउ कंटेंट, और इससे बातों की हद तक नहीं है, लाइक मैंने पुश किया अपनी ज़िंदगी में कि मैं कंटेंट को फोकस करूँगा, उसकी टेक्निकलिटीज़ को वो डोमिनेट कर जाऊँगा कंटेंट से। सो बस वो इसी तरह फिर मैंगोबाज आ गया। और मैंगोबाज में भी मैं वही वाली बात है कि किस तरह एसोसिएटेड थे आप, क्या कर रहे थे वहाँ? मैं वहाँ पे लिखता था क्योंकि मैंगोबाज वाले ढूंढ रहे थे कि कोई बंदा हो जो हमें जो राइटर हो और वो हमें लिख के दे दे। बट आप तो उर्दू में इंग्लिश में लिख रहे थे। हाँ, मैं उर्दू में लिख रहा था और मैं बहुत संजीदा लिख रहा था। ओके। 2015 में, और इनफैक्ट लाहौर छोड़ के वापस कोयटा चला गया था। 6-8 महीने कोयटा बैठा रहा क्योंकि बस कुछ हो नहीं रहा था, डिसअपॉइंटेड नहीं, असल में तो मैं गया था छुट्टियां मनाने। ओके। मुझे मैं समझी कोई बड़ी जज्बाती टर्न आया कहानी में। मुझे ना लाइफ में ऐसा हुआ कि अब जैसे मैंने आपको बताया सरमद ने मुझसे फिल्म लिखवा रहा था, तो वो मैं लिख रहा था और इस दरमियान में मुझे जामी ने अप्रोच किया और जामी ने मुझे कहा कि आप मुझे एक फिल्म लिख के दो। मैंने जामी के साथ फिल्म लिखना शुरू की। इसी दरमियान में कराची की एक आर्टिस्ट थी फातिमा। सो 2014 में APS का एक वाकया हुआ था बड़ा टेरेबल किस्म का। सो फातिमा उस पर फिल्म बनाना चाह रही थी। तो मैं फातिमा के लिए भी फिल्म लिख रहा था। तो मैं बहुत हवाओं में था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करने की ज़रूरत है, अब बस कोयटा जाके घर बैठते हैं और फिल्म लिखते हैं। तो मैं चला गया कोयटा सुकून करने। वो जब पैसे आना बंद हो गए ना तो पता चला कि अब क्या करें, क्योंकि तीनों फिल्में बंद हो गई। सरमद वाली फिल्म मैंने खुद रोक ली हुई थी कि नहीं, इसको मैं आराम से करूँगा, लिखूंगा। और फिर सरमद भी ऑब्वियसली बिजी हो गया। जामी ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। मोर रिलीज हुई और जामी ने मुझे कहा यार मोर के बाद तो मतलब जामी को भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्या बना रहे हो। हालांकि अब उससे आपने क्या सवाल करना है यार, इतना सीजनड आदमी है। और जो तीसरी फिल्म थी फातिमा के लिए, जो मैंने और फातिमा ने मिलकर लिखी, जो शायद अभी तक का मेरा सबसे अच्छा काम था, वो भी बंद हो गया। सो फिर घर बैठने के बाद 5-6 महीने बाद जब बिल्कुल वो होता है ना कि फिर घर वाले भी कुछ लगे कि क्या करना है ज़िंदगी में, यहीं पे कोई जॉब कर लो, पढ़ाने लग जाओ या कारोबार कर लो। तो मैं फिर लास्ट ट्राई के तौर पे ना 2016 में दोबारा लाहौर आया कि चलो एक ट्राई लेते हैं, अगर अब भी नहीं चला ना तो फिर ये काम ही छोड़ देंगे। ठीक है। तो फिर मैं 2016 में लाहौर आया और एक दिन अचानक से बैठे बैठे मुझे एक मेरा क्लास फेलो याद आ गया। इमोशनल होकर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा तेरी याद आ रही थी। उसने कहा मैं अभी लाहौर पहुंच ही रहा हूँ, बस से उतर रहा हूँ और आपका फ़ोन आ गया तो चले मिल लेते हैं। उससे मैं मिला और उसने कहा कि मैंने अभी अभी मैंगोबाज ज्वाइन किया। सो ही टुक मी टू मैंगोबाज। फिर मैंगोबाज में जो थे अली गुल और अली एहसन 2 बंदे थे, वो उसको देख रहे थे। तो उन्होंने वैसे ही एज अ कन्फर्मेशन मुझसे पूछा। तो फिर उन्होंने सरमद को कॉल की कि क्या ये बंदा ठीक है। सरमद ने कहा बिल्कुल ग्रीन सिग्नल, आप इसको रखें।
और फिर 2-3 साल मैंगोबाज के साथ, जिसमें जो मेरी वही वाली बात है ना कि मेरी डोमेन नहीं थी, मेरे से बिल्कुल हट के थी कि एक स्लैपस्टिक कॉमेडी आप कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ, हाँ। या उस तरीके की चीज़। मैं वैसे फ़नी हूँ, मतलब दोस्तों में इंसान बैठता है तो लतीफ़े भी सुनाता है, सब कुछ होता है। सो बस वहाँ पे फिर मुझे एक बिल्कुल अलग आवाम मिली। यासिर पूरी कनाडा से आया हुआ था, और वैसे वो दुनिया फिरा हुआ था लेकिन कनाडा से आया था। फिर रहमान एक लड़का मुझे जो मिला जो सारी ज़िंदगी लंदन में रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आदमी था जब वो पाकिस्तान आया था। और वो वाले पाकिस्तानी नहीं होते जो बाहर से आते हैं कि हम पाकिस्तान में कोई अच्छा काम करेंगे, चेंज करेंगे। हाँ। तो मैं बहुत हंसता था और काइंड ऑफ बुली करता था उसको कि तुम अब लंदन से उठ के आओगे और हमें बताओगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। हाँ, और वो तुम वो हो लगान की, वो जो आमिर खान लोगों को ना क्रिकेट सिखाती है, तो इस तरीके का हम उसके साथ मजाक करते थे। बट समहाउ रहमान और हम लोग जब छत पे जाते थे सिगरेट पीने ब्रेक के टाइम पे, तो रहमान को मेरी बातें इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी। वो स्मोकिंग भी नहीं करता था कोई उसका ऐसा, लेकिन वो बस छत पे बैठा रहता था, सुनता रहता था। उसने फिर एक दिन कहा कि ऐसा करते हैं कि आपकी ना मैं एक वीडियो बनाता हूँ, जो आप बोल रहे हैं बस यही बोलते रहे। ठीक है। सो उसने फिर एक शो बनाया। अगेन उसको मैं उर्दू सिखा रहा था, उसको उर्दू नहीं आती थी, तो मैं उसको उर्दू भी सिखा रहा था, मैं उसको पंजाबी भी सिखा रहा था, और हर तरीके की सिखा रहा था। गाली कैसे देनी है, लड़ाई कैसे करनी है, प्यार में कैसे बात करनी है, दोस्तों के साथ कैसे, मतलब हर तरीके की जुबान जो है ना उसको सिखा रहा था मैं। हमारा एक मजेदार सा बॉन्ड बना हुआ था। तो उसने फिर एक शो बनाया बायां बाजू के नाम से, और उस पे भी वही बायां बाजू इज इंडिपेंडेंट, वो मैंगोबाज के साथ नहीं, वो मैंगोबाज वो क्योंकि उसकी तो मैंने अलग किसने देखी है, वो आपके साथ आपको ही देखा है मैंने उसमें। वो रहमान बनाता था मौसीकी के लिए। बट ये कितने साल, ये तो मुझे इतना पुराना तो नहीं लग रहा। ये 2000 आई थिंक 17 में। हाँ, वही आई थॉट कि ये 2017 में शुरू किया था। फील भी बहुत नहीं है वो, इट्स नॉट वो उसके एस्थेटिक्स, रहमान के एस्थेटिक्स काफी अच्छे और इंटरेस्टिंग थे, तो उसने वही शूट करता था और वही एडिट करता था। बायां बाजू इज सेपरेट जो आप पॉडकास्ट करते हैं, या पॉडकास्ट की ही एक्सटेंशन, या पॉडकास्ट उसकी एक्सटेंशन है? उसकी एक्सटेंशन मेनली बायां बाजू ही, क्योंकि मैं आपको बता रहा ना, मुझे इससे अच्छा मॉडल कोई मिल नहीं सकता था कि यार मैंने कुछ भी नहीं करना। सो मैंगोबाज का सफर जब खत्म हुआ फिर कहाँ पहुंचे आप? मैंगोबाज का सफर खत्म हुआ, उसके बाद फिर वेले बेरोजगार, कभी हाउसिंग सोसाइटी में जॉब कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। सो एक आधा साल उसमें ज़ाया करने के बाद फिर फाइनली मैंने सोचा कि मैंने अब कुछ नहीं करना, मैंने अब जॉब नहीं करनी, मैं अब घर बैठूंगा और मैं सोचूंगा कि मैंने क्या करना है। सो उसी दरमियान में मुझे, क्योंकि मैं साइड बाय साइड एड्स लिख लेता हूँ, थोड़ी बहुत वहाँ से इनकम आ जाती है या कोई और वॉइस ओवर आ जाता है, तो इसी टाइम पे आप कह सकते हैं कि मुझे हाँ नहीं, कोविड के ही टाइम, कोविड चल रहा था, तो मुझे जाहिद एक लड़का है हम टीवी में, सो उसने अप्रोच किया। उसने कहा हम एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और उसमें एक कैरेक्टर है, मैं आपको बताऊंगा तो आप करेंगे? और मैंने उससे कहा हमें, वो बेसिकली बायां बाजू की वजह से मेरी वीडियोस का फ़ैन था, तो उसने कहा मैं आपकी वीडियोस बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपको बताऊंगा। फिर 6 महीने उसने नहीं बताया। तो अच्छा। मैंने कहा चला गया होगा या बस सही फैसला कर लिया। से बात हुई थी, स्क्रिप्ट वगैरह नहीं पढ़ा था आपने? नहीं, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था, उसने सिर्फ मुझे होल्ड पे किया हुआ था कि आप करेंगे। अगर मैं आपको रेकमेंड करूँ तो मैंने कहा मैं कर लूँगा, डिपेंड करता है कि रोल कैसा है। फिर 6 महीने बाद उसने मुझे दोबारा अप्रोच किया। उसने कहा वो कुछ मसले मसाइल हो गए थे, ड्रामा इधर चला गया था, उधर चला गया था, हम पहले कराची में शूट कर रहे थे, वापस इस्लामाबाद आ गए हैं, खैर कहानी लंबी थी। तो उसने कहा कि मैंने आपको रेकमेंड किया और सबको आप अच्छे लगे तो आप आ जाए। और सुनो ऑडिशन, आपकी वो वीडियोस ही आपका ऑडिशन हो गया। उन्होंने कहा वो हमने आपकी वीडियो, वो डायरेक्टर जो शहजाद कश्मीरी थे उन्होंने भी मुझे यही कहा जब मैं उनसे पहले मिला, उन्होंने कहा यार इसने मुझे दिखाई थी जाहिद ने, तो वो मैंने 1-1.5 मिनट तुम्हारी वीडियो देखी है। मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो रोल भी मिलता जुलता ही है जिस तरीके से, मुफ्त का ज्ञान देने वाला इंसान जिसके पास अपना कुछ नहीं है, ठीक है, उसने ज्ञान ही ज्ञान देना है, तो वो उनको फिट लगा और बस आगे वही है अल्लाह की। सो एक्टिंग का कहीं भी वो नहीं है कि शौक था या कुछ था, बस ये एक अपॉर्चुनिटी आई, डिफरेंट चीज़ जो आप करने निकल पड़े। मुझे लोग कहते हैं कि तुम अच्छी कर लेते हो, लेकिन आपको तो शौक नहीं था ना, मैं ये पूछ नहीं, मैं कभी सोचा भी नहीं था। मैं चाहता नहीं हूँ, अभी भी नहीं चाहते? नहीं, मैं अभी भी कैमरा के पीछे रहना चाहता हूँ। मुझे लिखने का ज़्यादा शौक है, मुझे डायरेक्शन का ज़्यादा शौक है, लेकिन उसमें हाथ शायद अभी इतना साफ नहीं है, या अल्लाह को कुछ और मंजूर है या दुनिया को कुछ और मंजूर है। सो मैंने बताया ना कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग के इस तरीके से ज़रूर करता था। मैंगोबाज के टाइम पे भी बहुत एक्टिंग की है छोटे छोटे बिट्स में आके। तो वो यही होता है कि यार आप ये जब आप लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको एक्ट आता ही है।
वरना अगर आपको एक्ट आता नहीं तो आप करवा भी नहीं सकते किसी तो से। स्क्रिप्ट जब पढ़ा तो जहन में किस तरीके से सोचा कि मैं इसको करता हूँ, कुछ चेंज किया, या आपने कहा नहीं बस जैसे मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ वैसे ही मुझे जाऊंगा ना मैं असल में इसमें? उन्होंने बड़ी होशियारी की थी, मुझे उन्होंने पहला सीन भेजा था जो ड्रामे में मेरा पहला सीन है कि मैं रेलवे स्टेशन से उठता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ओके। तो वो मैंने पढ़ा ना तो मुझे लगा कि अच्छा ये इस ड्रामे में थोड़ी सी जान है, ये सीधा सीधा शायर वाली बात नहीं। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मसला ये होता है जब भी मुझे कोई कास्ट करने लगता है तो मैं कहता हूँ यार गेटअप पे कितनी तब्दीली होगी। अच्छा, आपको ये लुक नहीं चेंज करनी? मुझे इसलिए नहीं चेंज करनी कि आप तो 2 दिन का शूट करवा के चले जाएंगे, फिर मैं 4 महीने वेट करूंगा बैठ के कि मैं दोबारा से कभी शक्ल में आऊंगा। मुझे एक अजीब बेचैनी लगी रहती है क्योंकि मैंने दरमियान में कमल ने Z5 के लिए एक टेलीफिल्म बनाई थी और उसमें भी कमल खूसट ने सरमद की बहन जो है, सो उन्होंने Z5 के लिए एक टेलीफिल्म बनाई थी गिद्ध, उसमें भी उन्होंने मुझे लिया और उसने कहा यार अगर आप दाढ़ी काट दें तो मैं आपकी फ़ैन हो जाऊंगी, मैं बहुत खुश होंगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो थोड़ी छोटी कर लें, वो थोड़ी करते करते उन्होंने मेरी शेव करा दी और बस एक मूंछ। हालांकि उस टेलीफिल्म में मेरा एक सीन है, सीन भी नहीं है, शॉर्ट है। ठीक है, फिर ये तो बहुत ज़्यादा मानने वाली बात है। हाँ। तो लेकिन वो अगेन डायरेक्टर की वो होती है कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर लुक चाहिए, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं करूँगा, मुझे फिल्म अच्छी लगी, उनकी टेलीफिल्म का आइडिया अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, तो मैंने कहा मैं करूँगा एंड मैं लुक भी चेंज कर लूँगा। तो मैंने दाढ़ी भी काट दी। लेकिन फिर वही वाली बात है कि स्ट्रगल बड़ी है, तो मेरा ये होता है कि अगर मुझे कोई रोल मिल रहा है तो ऐसा मिले कि जो करके मुझे भी मज़ा आए, थोड़ी सी रूह भी मेरी मुतमईन हो, प्लस ये जो मेरे आसपास के लोग जो बेवजह मुझे तंग करते रहते हैं ना कि आपने कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं करनी, आपने करनी है तो ऐसी वाली चीज़ करनी, तो वो मेरा जो भरम है ना वो भी ठीक रहा है, जो कि परिजात से तो बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। के वो लोगों ने कहा नहीं पसंद आया, क्या कई लोगों ने ये कहा कि इसमें आपने एक्टिंग ही नहीं की, क्या आ गया आपने वही जो सारा दिन कर रहे होते हैं वही उठ के आप कर रहे हैं, तो कोई कमाल नहीं था। ठीक है, नहीं था कोई कमाल तो सही। चैलेंज था करने में कोई ये एक्टिंग, ये कैरेक्टर स्पेसिफिकली ये वाला कहीं आप मतलब आई नो कि जो लोग भी कह रहे हैं और आपको भी शायद ये लग रहा है कि हाँ ये तो मेरी ही पर्सनालिटी का कहीं हिस्सा है, और लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आया होगा बोलने के अंदाज में, उसको डिलीवर करने में कुछ किया आपने चेंज? उसमें ये जो सबसे बड़ा, जैसे मैं अभी आपसे भी बात करते करते कि मैं बात करते करते थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ, बड़ा एक एग्रेशन आ जाती है या एक फोर्स आ जाती है बोलते हुए, जज्बा आ जाता है। मैं एग्रेशन तो नहीं बोलूंगी, जज्बा जोश में आ हाँ, जाते हैं, aggression तो नहीं बेहतर लफ्ज़ यही है। तो एक्टिंग में ये था कि उसको आपने बहुत नॉर्मलाइज करना, आप एक कॉन्वर्सेशन लगनी चाहिए, वो ये नहीं लगनी चाहिए कि ये बंदा कोई अभी तकरीर करके और आगे निकल जाएगा और इनकलाब लेके आएगा, तो टोन डाउन करना, पेस स्लो करना, प्लस शहजाद भाई का ये था कि आप उसको रियलिस्टिक रखें, जितना रियलिस्टिक रख सकते हैं। बट आई मस्ट से कि इस ओवरऑल ड्रामे में शायद मेरा कैरेक्टर और मेरे सीन्स के अच्छे होने की वजह राइटिंग और डायरेक्शन के बाद अगर है तो अहमद की एक्टिंग है, क्योंकि जब आपके सामने एक एक्टर बैठ के आपको अच्छी क्यूज़ दे रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, आपकी नेचुरली एक्टिंग अच्छी हो जाती है, नेचुरली। अगर आप वही है, मैं एक दफ़ा मैं सानिया सईद के सामने मैंने एक्टिंग की है, एक दफ़ा मैंने सबा कबर के सामने एक्टिंग की है, तो आपको फील होता है, आप नहीं भी है ना एक्टर, बल्कि सबा कमर के साथ में सीन कर रहा था तो वो काफ़ी कमली की बात कर रहे हैं। कमली में, और वो सीन इस तरीके से था कि सबा कमर परेशान होकर आती है और मैं सुकून से बैठ के खाना खा रहा हूँ और वो किसी का पता पूछते हुए आ रही है और वो अंदर आगे से देखती हुई कहती, सकलैन भाई आपको उस्मान का पता है, उसने ये बोल रही है और वो रो रही है, और मैंने बिल्कुल ऐसे कहना था नहीं मुझे तो नहीं पता, ये मेरा एक छोटा सा डायलॉग था। तो इसकी 4-5 टेक्स हो गई, क्योंकि सबा कमर आती थी और मैं सबा कमर को देखता था और मैं ना एक्टिंग करने लग जाता था, या मुझे बार बार आवाज आती थी कि भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, वो परेशान है, वो किसी को ढूंढ रही है। करने दो। मैंने कहा मैं एक तो हसीन लड़की, मैंने कभी इस तरह रोते भी नहीं देखी अपने सामने, कोई इतने प्यार, वो इतनी, और अगेन सबा तो ऐसे थी कि वो यूं खड़ी हुई आपके साथ, हाँ 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 अच्छा क्या करना है, ठीक है यहाँ से चल के आ रही हूँ, हाँ ओके, और वो यूं मुड़ी और आंख में आंसू, तो मैं तो उस चीज को ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं तो अभी तक कैरेक्टर में भी नहीं आया, और वो हालांकि शॉट भी मेरा बन रहा है, सबा जस्ट क्यों दे रही है, तो वो अच्छे एक्टर के सामने आप खड़े हो जाए ना तो आपकी थोड़ी बहुत तो एक्टिंग हो जाती है अच्छी, अगर आप अच्छे एक्टर के सामने, और अच्छा एक्टर भी जैसे सबा की या सानिया सईद की और इवन अभी अहमद की भी ये बड़ी क्वालिटी है कि वो ये नहीं करते कि अपने शॉट दे के उठ के जाके साइड पे जाके बैठ जाएं और अपने टचअप्स कराने लग जाएं, वो फिर आपका भी शॉट पूरा करवाते हैं,
ओके, कि भाई अच्छा अब इसको, और प्रॉपर एक्ट करते हैं। दैट्स सो नाइस। सो उस वजह से ना थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि शायद हमारे काम में भी निखार आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही है, इन सबको बहुत क्रेडिट जाता है, स्पेशली आप काइंड ऑफ न्यू कमर ही हैं तो वो, लेकिन जो ठहराव है ना नासाज के बोलने में, वो ही हम सबको शायद अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब वो बोल रहा था तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नसीहत कर रहा है, वो लग रहा था कि वो पोइट्री बोल रहा है और हमें बड़ा खूबसूरत अंदाज में हम भी चीज़ें पिक कर रहे थे, और वो ऐसा लग रहा था जैसे वो ना परिजात को सूद कर रहा है काम, क्योंकि वी कुड सी कि परिजात जो है वो हर्ट है, उसको इस वक्त कोई ज़रूरत है कि कोई उसको, तो नासाज ने आके वो जगह फिल की, तो इसलिए भी हमें वो बहुत नासाज जैसे ना कई लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। तो उधर से इंस्पिरेशन उठाई आप? बिल्कुल। मैं जब इस कैरेक्टर को कोई चीज़ बता सकते हैं नाम लिए बगैर कि ये इनकी मैंने ये चीज़ एक तो आई थिंक मैं दोबारा भी कभी शायर बनूंगा तो शायद मैं उसी बंदे को कॉपी कर लें या उसकी इंस्पिरेशन में करूंगा। तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त भी है और मेरा वन ऑफ द अर्ली लाइफ का मेंटोर भी है, फारिस मुगल। कोयटा में ही है, शायरी करता है, अफसाने लिखता है। सो उसका ना एक ख़ास अंदाज होता था कि उसने मजाल है कि वो ज़िंदगी में कभी संजीदा हो जाए और आपको इंतहाई संजीदगी से वो झूठ बोलेगा, इंतहाई संजीदगी से वो आपके ऊपर तंज करेगा कि आप कितनी देर समझते रहेंगे कि यार इसने मजाक किया है, ये संजीदा है, ये कर क्या रहा है। तो जब मुझे ये रोल भी इन्होंने दिया था ना तो मुझे कहा मुझे इसमें थोड़ी थोड़ी सी एक उसकी आती है, लेकिन वो बहुत लाइवली था, मतलब हंसना खेलना मजाक करना, जो कि इस कैरेक्टर में उस तरीके से नहीं था। सो थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि वहाँ से थी वो। और मेरा इनफैक्ट फारिस को देख के मेरा ये मानना हुआ था कि कुछ लोग शायर होते हैं और कुछ लोगों का शायराना मिजाज होता है। हर किसी का शायराना मिजाज नहीं होता। बाज़ लोग बहुत अच्छे शायर होते हैं पर उनका मिजाज शायराना नहीं होता। फारिस की शायरी को नहीं मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि मैं कोई नाकिद नहीं हूँ, नकाद नहीं हूँ, कोई मुझे उस तरीके से कोई उर्दू अदब की इतनी डिटेल्स नहीं पता कि मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छा शायर है। मुझे तो पसंद है उसकी शायरी, लेकिन उसका मिजाज बहुत शायराना है। तो उससे बहुत कुछ जो है ना वो इस नासाज के अंदर छोटी मोटी चीज़ें आई हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑडियंस इतनी मोहब्बत करेगी, इतना हिट हो जाएगा, क्रेजी, हर कोई नासाज के बारे में बात कर रहा होगा? मैं तो बस ये सोचा था कि आराम से ये ड्रामा हो जाए और मुझे पैसे मिल जाए टाइम से। तो इसके अलावा मैं इनफैक्ट मैंने अपने घर में भी ये बोला हुआ था कि 2-3 सीन्स हैं, उससे तो ज़्यादा है, काफ़ी बड़े नहीं सीन्स काफ़ी थे। बस पता नहीं कहाँ से कैसे बाज़ औक़ात किस्मत आपकी चीज़ें मिला देती है, तो वो अब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। नासाज नाम ऐसे यही लिखा हुआ है या आपने कुछ ऐड किया आपका या डायरेक्टर? ये स्क्रिप्ट में ही ऐसे लिखा हुआ था? अहमद नासाज स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही था, जुमले भी ऐसे ही थे, बहुत का की या छोटी मोटी कुछ एक दो। अगर कोई एक सीन था जो बहुत मुश्किल था जो आप बता सकें, जहाँ काफ़ी दफ़ा रीटेक्स हुई हो या थोड़ा सा स्टक हुए हो, वो चीज़ नहीं आ रही हो जैसे आप चाह रहे हैं उसे करना? रीटेक्स तो उस तरीके से नहीं आई, मतलब सीन्स तकरीबन ओके ही थे। लेकिन वही है ना कि जैसे जो ट्रेन वाला सीन था, वो जो मेरा जाने वाला सीन था, वो जब मैंने खुद देखा तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है। जब मैं कर रहा था तो मुझे बार बार लग रहा था कि नहीं ठीक नहीं हो रहा। और बाद में एक दो लोगों ने कहा भी कि इतने गहरे दोस्त थे, जाते हुए जप्पी तो डाल के जाते, गले उससे मिले नहीं। कोविड का टाइम था ना। नहीं हमें बस वो मुझे लगता है कि वो शायद हमने बस शॉर्ट ऐसे डिसाइड किया हुआ था और उसी हिसाब से हो गया। पहला दिन शूट पे टफ था, बाद में अच्छा हो गया था। टफ कैसे था? टफ इसलिए आज से था कि ऑब्वियसली आप पहले दिन पहुंचते हैं और बिल्कुल नए लोग हैं, और अहमद के साथ भी मेरी एक पहली ही काइंड ऑफ मुलाकात थी। जुमले बहुत लंबे थे तो मुझे बार बार ये हो रहा था कि अगर मैं रुकूंगा या अटकूंगा, मेरे ऊपर ना एक हमेशा से प्रेशर रहता है कि अगर मैं टेक ज़्यादा दूंगा ना तो फिर सारा क्रू डिस्टर्ब होगा। और वो फिर जब क्रू डिस्टर्ब होने लगता है ना तो है इस चीज़ का। हाँ, तो वो फिर ना जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। वो फिर मतलब एक साउंड वाला है, फिर वो भी तंग हो रहा होगा, लाइट वाला भी तंग हो रहा होगा, तो वो इवेंचुअली आपकी सारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। सो वो प्रेशर था, बट आई थिंक दिस टीम इज गुड, जो परिजात की टीम है, और शायद बड़ी अच्छी नीयत के साथ ही प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ट्रू। कोई फैन रिएक्शन है जो शेयर कर सकते हैं? उसके बाद क्या हुआ? डीएम्स तो बहुत आ रहे होंगे आपको। हाँ, फैन रिएक्शन बहुत सारे हैं। अभी ये पिछले दिनों लाहौर में मैं जा रहा था तो एक ट्रक वाले ने ना गली के बिल्कुल आगे ट्रक लगाया था और सामान उतार रहा था, तो मैंने उसको कहा कि यार तू हटा दे, मैं भी सामान ही लेके आया था, तो मैंने कहा मैंने सामान लेके जाना है, तो उसने कहा बस 5 मिनट दे दो।
और वो 5 मिनट उसके ख़त्म नहीं हो रहे थे, मैं वहीं खड़ा हुआ था, मैं उसका वेट कर रहा था। फिर फाइनली मैंने कहा अच्छा यार, तो मैं खुद ही पैदल ही लेके जाने लग गया। तो मुझे एकदम देख के कहना तेन वेख्या किधरे, तो मैं ऐसे मैं कहा हो यार तू मैंने टीवी च वेख्या होएगा। मैं ऐसे चलते चलते मैं कहा हो तू मैंने टीवी च, ओ तू शायर है ना यार, ऑटोग्राफ तो नहीं। उसने कहा जरा मैंने लिख के दे ना, तो वो अपने हाथ पे ही लिखवा रहा था। हाँ लिखवा रहा था। हाँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मेरा ये समझना था, ये बिलीव था कि मर्द ड्रामे नहीं देखते, लेकिन बहुत सारे मर्द ड्रामे देखते हैं। परिजात तो कम से कम उन्होंने देखा है, काफी लोग देखते हैं। और अभी कल जब मैं कराची पहुंचा हूँ तो फिर मैंने दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने वहाँ मैसेज भी किया। मैंने कहा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, नाउ आई कैन डाई, क्योंकि मुझे जहाज़ में एयर होस्टेस ने पहचान लिया। तो मैंने कहा सारी जिंदगी तो हमें यही अरमान होता था यार, कितनी प्यारी लड़की आ रही है, और बस हम उसको देखते ही थे। तो मैंने कहा इस दफ़ा उसने मुझे कहा कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। ओके, तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहते, बिकॉज ये तो आप यू आर अ स्टोरी टेलर। नहीं, मैं लिख रहा हूँ, कोई खरीदता नहीं है मेरे से। मैं लाइक अच्छे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, जो कि मेरा मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता मिल जाते हैं इंशाल्लाह। सो करेंगे इंशाल्लाह अनकरीब कुछ पाकिस्तान में, अगर होने दें। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे लोग आपको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं जाने देते, और हमें लगता है कि शायद ये बस फहाशी की बात करके या फलानी की बात करके, इस तरीके की बात करके प्रोजेक्ट्स को रुकवाना या सेंसरशिप अप्लाई करना, फहाशी कभी भी मसला नहीं रही। अगर फहाशी मसला होती तो सबसे पहले इश्तिहारात बंद होते या स्पोर्ट्स की आप वो चीज़ें बंद करवाते। ड्रामा को और फिल्म को हिट करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कचरा काम करते रहें। हमारी फिल्मों में अभी भी आइटम नंबर्स आ रहे हैं, हमारी फिल्मों में अभी भी औरत के ऊपर वायलेंस आ रहा है, हमारी फिल्मों में अभी भी रेसिज्म हो रहा है, ड्रामों में भी हो रहा है अगेन। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जब आप जिंदगी तमाशा जैसा प्रोजेक्ट देखते हो या आप इस तरीके की कोई और फिल्म या ड्रामा देखते हो तो एकदम से सबके कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। सो अगेन ये एक साजिश है कि आपको क्रिटिकली आपकी सोच को बंद कर दिया जाए। सो मेरा जो अपना मानना है कि ये बाकी कोई हट जाए, मेरा तो घर है ना, हमारी ये ज़मीन है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि बाहर चले जाएं, ज़िंदगी में कभी इतना कोई हमें वो नहीं, तो हमने तो रहना ही यहाँ, हमारे बाद हमारी नस्लों ने भी यहाँ रहना है। सो इसलिए ये हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। अब ये ऐसे थोड़ी जज्बाती बात लग रही है कि पता नहीं कोई बहुत, मतलब अपने साथ एक होता है ना एक इंसान की एक कमिटमेंट है, वो लग भी रहा है। मैं आपका सफर देख रही हूँ, मैं आपकी पॉडकास्ट भी मैंने सुनी है, देखा है, तो वो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरा मानना ये कि जो आर्टिस्ट है ना, देखिए आर्टिस्ट विदाउट ओपिनियन इज नॉट एन आर्टिस्ट। एक नया आजकल ट्रेंड आया हुआ है दुनिया में, पॉलिटिकली करेक्ट हो जाए। अब देखें राजकुमार और दिलीप कुमार, इनकी आपस में नहीं बनी तो नहीं बनी। शाहरुख खान और आमिर खान की 20 साल 22 साल नहीं बनी तो नहीं बनी। एटलीस्ट दे वर ट्रू। नहीं बनी तो मुंह पे कहा कि नहीं बनी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें सब बहुत अच्छे हैं, सब इंडस्ट्री में हमारे घर जैसा माहौल है, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ का काम अच्छा लगता है, कुछ का काम अच्छा नहीं लगता। एटलीस्ट यू शुड हैव एन ओपिनियन कि यार ये हाँ, बी ऑनेस्ट। हम लोग ना पॉलिटिकल करेक्ट होने के, बी ऑनेस्ट, यू डोंट हैव टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, ये एक चीज है। अच्छा, हमें ये भी नहीं, देखें तनकीद डिसरिस्पेक्ट नहीं होती। अगर आपने कचरा काम किया और आपके काम का कोई आगे कह देता है कि कचरा काम है, अगर वो उसकी वही वाली बात है, जस्टिफिकेशन दे रहा है, हाँ, सुन ले तो आप सुने। हमारा तो मानना ये हो चुका है, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट, अब देखें कोई भी फिल्म लगाते हैं ना हम या ड्रामा बनाते हैं, आप उसमें तनकीद करें, वो कहते हैं यार आप अपने पाकिस्तानियों को ही नहीं सपोर्ट कर रहे। आपके घर पे प्लम्बर आए और ठीक काम करके ना जाए और आप उसको कहेंगे यार तुमने ठीक ना किया, और वो कहे यार मैं पाकिस्तानी हूँ, आप छोड़ेंगे उसे? नहीं। सो आर्टिस्ट को आप कैसे छोड़ देते हैं? आर्टिस्ट को छोड़ने का मतलब है कि आपने अपनी सारी सोसाइटी को छोड़ दिया, फिर एक जाहिलों के रहमो करम पे छोड़ दिया कि वो जो मर्जी बनाए और वही लोगों की सोच बना दे। सो ऐसा नहीं हो सकता। आपको आर्टिस्ट के ऊपर एक कड़ी, एक सख्त वो रखनी होती है। तनकीद होगी तो आर्ट फ्लरिश करेगा। हमारे यहाँ चूंकि तनकीद नहीं है, इसीलिए हमारा आर्ट भी जमूद का शिकार है। हमारी शायरी फंसी हुई है वो महबूब की गलियों, महबूब की चालों, महबूब के बालों, खत्म। मुझे लगता है एग्जिस्ट ही नहीं करती, खत्म हो गई। मैंने तो है, लेकिन वही बात है ना कि अब एक जॉन एलिया साहब थे, उन्होंने एक अंदाज बनाया जो उनकी यूनिकनेस थी, अब 10 लोग जॉन एलिया बन गए। ओरिजिनलिटी नहीं नजर आ रही आपको। जॉन एलिया साहब जैसी शायरी करते थे ना, उन्होंने वैसी जिंदगी भी गुजारी है। आपकी वैसी जिंदगी नहीं है। आप अच्छे भले हंस रहे, खेल रहे हैं, जुत्ते लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उसके बाद आपको अचानक से आपको लगता है कि आपकी शायरी में वो तासीर आ जाएगी, कतन नहीं आएगी।
फैज साहब हो गए, फराज साहब हो गए। अब देखें ना, एक शायर आज अगर करोड़ों कमा रहा है, वो टीवी के शोज भी कर रहा है, वो ड्रामे भी लिख रहा है, तो आप ना आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े लिमिटेड से माहौल में और लोगों में बंद हो जाते हैं। आर्टिस्ट की सीक्रेट सॉस क्या है? सोसाइटी। एक आर्टिस्ट का जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा उतनी उसके काम की रेंज होगी। यानी अगर वो एक फुटपाथ वाला भी उसका दोस्त है, एक होटल वाला भी उसका दोस्त है और मुल्क का सदर बादशाह भी उसका दोस्त है या उसका एक्सेस है, तो इसका मतलब है कि वो ये सब कुछ देख रहा है। अगर वो अपने आप को बंद कर दे कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी में फिरना है, इन 4 लोगों के साथ रहना है, फलां चैनल के साथ काम करना है, तो फिर आपका कलाम आमियाना हो जाएगा ना, आपकी तहरीर आमियाना हो जाएगी, उसमें वो डेप्थ नहीं रहेगी, जो कि अभी हमारे बहुत सारे लोगों के काम में नहीं है। मैं तो मतलब इसलिए भी खुल के बोल देता हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कौन सा कोई काम दे रहा है। ठीक है, चले हम इसी बहाने आपने बहुत कुछ बोल दिया जो कभी कभी हमारा दिल चाहता है बोलने को। अहमद अली को जब आप पहली बार मिले तो क्या इम्प्रेशन था, क्या ऐसा इंटरेक्शन था, कोई किस्सा है जो सुना सकते हैं? यार अहमद, मैं बड़ा हैरान हुआ, हालांकि वो एक मेन स्ट्रीम एक्टर है, एस्टैब्लिश्ड एक्टर है बड़े अरसे का। अहमद शूट से एक दिन पहले मैं जहाँ ठहरा हुआ था, तो मुझे टेंशन थी कि मुझे ना लाइनें एक दफ़ा सुन लो मुझसे, या एटलीस्ट रिहर्सल ही करवा दो, तो कुछ भी नहीं था। तो अहमद को बुलाया और अहमद बेचारा अपने घर से, जहाँ मैं रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था, वहाँ आया। पहली बार हम मिले, हमने चाय पी। एडी था जाहिद, मैं और अहमद। तो अहमद ने पहले ही दिन लाइंस वगैरह जो हैं, मतलब शूट से एक दिन पहले वो मेरे पास आके मेरी लाइंस सुन के गया। तो मुझे एक चीज़ फील हो गई कि अच्छा यार, ये अच्छा इंसान है। और बाहर हम सड़क पे बैठ गए थे, मुझे तो ऑब्वियसली कोई नहीं जानता, अहमद को लोग जानते थे उस वक्त भी, अब तो बहुत जानते। तो वो हमारे साथ वहीं पे इस्लामाबाद में जिना सुपर में हम बाहर ही चाय वाय पी रहे हैं। अगले दिन जब हमने टेक की है, तो पहले ही दिन अहमद ने मतलब 1-2 सीन्स के बाद ही मुझे कहा था कि आपको बहुत काम मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा वाकई? उसने कहा नहीं, यू आर जस्ट अमेजिंग। मैं वही कह रहा ना कि उसकी एक्टिंग और उसकी सपोर्ट ने मेरे काम को बहुत निखारा। वो स्क्रीन पे लगता भी था, मैंने हमेशा ये कहा कि ऐसा लगता है जैसे आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप एक जोड़ी हैं जो चल रहे हैं, आप लोग इंडिविजुअल नहीं काम कर रहे हैं, वरना वो सीन की बात हमें वो कनेक्शन फील होता था दोनों ऑन स्क्रीन अगर दोस्ती नजर आ रही है ना, तो उसकी वजह ये है कि ऑफ स्क्रीन भी हम बैठ के हमने आहिस्ता, ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने कई मुद्दे खोले, डिस्कस की, कॉन्वर्सेशन की। मैं तो बातूनी आदमी हूँ, किसी भी मौजू के ऊपर शुरू करवा दें तो ठा करके अपनी राय दे देता हूँ बगैर सोचे समझे किसको कैसी लगेगी। तो वो अहमद थोड़ा सा साइलेंट, बट अहमद की स्ट्रगल बहुत है, उसका जर्नी बहुत लंबा है, उसने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। ऐसे करके जो हमारे he always chooses good characters, I feel. Recently तो बहुत ज़्यादा अभी बहुत जो उसकी मेहनत है ना, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये परीजाद का जो कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा हुआ है, अगर ये किसी और आर्टिस्ट को मिल जाता जिसको अपनी लुक्स की या बाकी चीज़ों की टेंशन होती, क्योंकि मैं अक्सर औकात हुए कहता हूँ कि एक टाइम था ज़ियाउल हक का जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता था कि यार ये किस किस्म की सेंसरशिप है कि लड़की सो के उठ रही है और उसके सर पे दुपट्टा है, और लड़की जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी जा रही है तो उसके सर पे दुपट्टा है, और वो मतलब ज़बरदस्ती किचन में भी आप उसके सर पे दुपट्टा डाल रहे हैं। वो सेंसरशिप थी, उसको सब क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, लड़का सो के उठ रहे और उसके बाल यूं करके बने हुए, कोई नहीं कह रहा कुछ, कोई नहीं कुछ कह रहा, उसके भी वैसे बने, उसके भाई के भी वैसे बने, उसके अब्बू के भी वैसे बने, ये क्यों बने हुए हैं? लड़की किचन में काम कर रही है और उसके बाल यहाँ से आके, मतलब ठीक है, मुझे समझ में आता है, यू शुड लुक गुड, यू शुड बी वरीड अबाउट योर लुक्स, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, बट जो कैरेक्टर आप कर रहे हो वो तो करो ना। अहमद ने, अगर अहमद सिर्फ यहाँ तक रख देता ना एक्टिंग के बस ठीक है मेरा जो भी गेटअप कर दिया है इट्स फाइन, कपड़े में ठीक पहनूंगा, ये मैं ऐसे करूंगा, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। लेकिन वो जिस तरह चलता है, ठीक है, वो जिस तरह अपनी मुट्ठियां बंद करता है, वो जिस तरह मुस्कुराता है, दैट डोमिनेटेड एवरीथिंग। क्योंकि शुरू में ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा था कि यार आपने उसका रंग क्यों काला किया, आप किसी काले एक्टर को ले लेते। तो इस तरीके की भी कुछ बातें थीं जो कि एज एन आर्टिस्ट आपके लिए बड़ा कंसर्निंग पॉइंट होती हैं कि यार कहीं मैं पेट ही ना जाऊं। लेकिन आई थिंक वही वाली बात है कि राइटिंग, डायरेक्शन एंड हिज परफॉर्मेंस दैट डोमिनेटेड, लोगों का ध्यान जाता ही नहीं उसकी तरफ। ट्रू, सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये आपने बड़ी सही बात बोली, वो सब भूल गए कि क्या बात हुई थी। तो हम नासाज की थोड़ी बहुत रिटर्न देखेंगे, हमें नजर आएगी झलक, हम बता सकते हैं ये बात या नहीं, या नहीं है नासाज आएगा? पता नहीं, देखें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप ड्रामा देखते रहें, क्या पता वापस आ ही जाऊँ, ट्रेन पे गया हूँ, ट्रेन कहीं तो रुकेगी। ओके ओके,
ठीक है, हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है लोगों को अच्छा लगेगा एक दफ़ा, बट लेट्स फाइंड आउट जर्नी हमारा भी कि वो वापसी होती है नहीं होती। कोई किस्सा है सेट पे से जो आप शेयर कर सकते हो, कोई मज़े का वाक़या या कोई भी यादगार वाक़या आपका मेरे एक्सपीरियंस? मेरे तो बहुत सारे, फिर वो बाज किस्से ऐसे निकल जाते हैं मेरे मुंह से कि मुझे नहीं सुनाने चाहिए थे तो अच्छा, वो जो सीन था जिसमें आप कपड़े धो रहे हैं, वो सब वो कैसे आपने पिक्चराइज किया था उसमें? क्या सिचुएशन हुई थी? वो शहजाद भाई का कमाल है। शहजाद भाई ने कहा यार बैठ के ना सारे डायलॉग्स हो गए हैं तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक सीन में उन्होंने मुझसे कपड़े धुलवा लिए, हालांकि मुझे कपड़े धोने आते हैं और मैं बिल्कुल सही, क्योंकि लेकिन आप उस तरीके से तो नहीं धो रहे होंगे जिस तरह नहीं, उसमें वो धो रहे थे। इतना ज्यादा उसमें उन्होंने जो था वो डिटर्जेंट डाल दिया था कि वो निकल ही नहीं रहा था, मेरे जुमले खत्म हो गए थे, मैं उसको 2-3 दफा जो है ना मैंने धो दिया। और बाद में भी लोगों ने कहा सर्फ तो निकला नहीं, तुमने जाके सीधे जो है ना वो कुर्ते टांग दिए। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी तो ब्लॉकिंग हुई भी थी ना, मैंने इस डायलॉग के बाद उठ के जाना है। लेकिन लोगों का ये रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि बाज़ औक़ात चीज़ें आपके अपने जहन में भी नहीं होती। शहजाद भी ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम बैठ के डायलॉग बोलते रहो सारे, तो इसको एक एक्टिविटी में तब्दील करो। जब मैंने कपड़े धोए या मैंने सब्जी काटनी शुरू की इन 2 सीन्स में, तो ना वो बहुत नेचुरल टाइमिंग के साथ हो गए। मतलब वो ये नहीं हो रहा था कि अच्छा मेरी बात खत्म होगी तो फिर आपकी बात, फिर आपकी बात, फिर मेरी बात, ये नहीं हो रहा था। वो बहुत अच्छा सा हो रहा था। लोगों ने कहा नीचे जो कमेंट्स में पढ़ा था कि नासाज ने इस कैरेक्टर को इतना अच्छा किया है कि वो शायरी भी करता है, वो एक आशिकाना मिजाज भी रखता है, लेकिन उसने वो स्टीरियोटाइप तोड़ दिया है और वो अपने कपड़े भी खुद धो रहा है, वो किचन के काम भी खुद कर रहा है। तो वो लोगों को ना अगेन थोड़ी सी विमेन एम्पावरमेंट के तो डायलॉग से ही थे, उसके कैरेक्टर के हिसाब से थे। और एक आर्टिस्ट को होना भी ऐसे ही चाहिए, इसमें कोई एक्टिविज्म नहीं है, ये रियलिटी है कि एक आर्टिस्ट जो है वो जेंडर, रेस, रिलीजन इससे ऊपर होके सोचता है। सो ये कोई कमाल नहीं होता कि यार वो फला आर्टिस्ट जो है ना उसमें जेंडर बाइसनेस नहीं है। आर्टिस्ट में जेंडर बाइसनेस होनी नहीं चाहिए। सो वो लोगों को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन अभी आप वो फनी चीज़ का पूछ रही थी, तो मुझे वैसे तो परिजात पे काम करके बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली बहुत सारा मतलब अच्छा था। सिर्फ ये था कि जब मैं वो राशिद फारूकी साहब और सलमा आपा के सामने आया, अच्छा सलमा आपा बहुत क्यूट है, मतलब मैंने उनको ना टीवी पे बहुत देखा हुआ है, तो वो पता नहीं क्यों उनको देख के ना एक नेचुरल सी ना मेरे चेहरे पे ना स्माइल आ रही थी बार बार। और वो दोनों इतने शरारती हैं। अच्छा जी, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था, तो मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था कि सीनियर आर्टिस्ट क्या करते हैं। तो वो ऐसा होता था कि वो मतलब एक्शन से पहले तक ना हंस रहे हैं और कमाल किस्म की बस कॉमेडी चल रही है फारूकी साहब की, और एकदम से एक्शन की आवाज़ आई और था करके फारूकी साहब की आंखों में आंसू। उन्होंने कहा जब लड़की घर से बाहर चली जाए और उसका फासला, और वो मतलब एक लंबे अब मैंने अगला डायलॉग देना, मैं अभी तक पिछले जोक में ही हूँ जो वो कर रहे थे। मेरी ना हंसी ही नहीं कंट्रोल हो रही थी कि यार ये कैसे कर सकते हैं फारूकी साहब, आप कम से कम 1 सेकंड का तो मार्जिन दिया करें ना। आप हंसते हंसते एकदम से खुद सीरियस हो गए, अगला आदमी अभी तक हंस रहा है। तो मैं उन 1-2 सीन्स में अच्छा था कि मुझे ना अपनी स्माइल कंट्रोल करनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे ना फारूक साहब को देख के हंसी आ रही थी कि यार कमाल हो गया ना, मतलब अभी आप हंस रहे थे और अभी आपकी आंखों में आंसू आ। उनका भी सलमा आपा का भी ऐसा ही था। सो वो बड़ा, लेकिन अगेन यही फिर आपकी ट्रेनिंग है ना कि आप जरा ऐसे पक्के मंझे हुए एक्टर्स के सामने खड़े हो ना, तो फिर आपको लग पता जाता। डर लग रहा था वैसे थोड़ा सा? हाँ, उनके सामने मुझे वही बताया, मैं सीनियर आर्टिस्ट के सामने डर लगता है, लेकिन ये हैं बड़े अच्छे। जितने भी हमारे सीनियर आर्टिस्ट ने सब आपको बहुत अच्छी, उन्होंने थोड़ा इजी कर। जब मैं पहली दफ़ा सानिया सईद से मिलने जा रहा था, हमारा शॉट था कमली में, मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब मैं गया तो वो आगे से ना ऐसे मुझे देख के, तो हैं इतनी प्यारी और इतने मतलब हम उन्हें देखते आ रहे बचपन, कहती अरे तुम आ गए, आओ यार मेरे से ज़रा लाइनें सुन लो मेरी। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मुझे मतलब वाकई संजीदा है, सानिया सईद मुझे कह रही है कि मेरी लाइनें सुन लो और देखो कि मैं ठीक कर रही हूँ, लेकिन इस तरह वो आपको कंफर्ट जोन में ले आते हैं। सो आई थिंक यही वाली बात है, अगर वो फारूकी साहब को एटीट्यूड में बैठे रहे या सलमा आपा या अहमद या कोई भी, तो फिर आप कभी एडजस्ट नहीं हो सकते। सो ये चीज़ें अच्छी थी, हंसी मजाक के दरमियान में संजीदा काम भी हो गया। हाशिम साहब से बात हुई, उन्होंने कुछ आपको कभी बोला यार तुमने मेरा जो मैंने लिखा था बड़ा अच्छा कर दिया, कुछ ऐसी बात हुई? हाशिम साहब भी मेरे शहर से ही हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप लोगों का तो मोहल्ला मिलता है। हाँ, कोयटा से ही है, लेकिन हाशिम साहब से मेरी मुलाकात कभी नहीं मतलब थी। मुलाकात एक अब हुई है। अच्छा, अब हुई है पहली बार। और उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर तुम मुझसे
पहले मिल लेते और हमारी इस तरह की कॉन्वर्सेशन हो जाती तो मैं तुम्हारे सीन और अच्छे लिख देता। वाह वाह, तो उन्होंने कहा कि मुझे मतलब ही वाज हैप्पी। इट्स अ बिग थिंग कि राइटर, वो भी हाशिम राइट, नदीम साहब हाँ, जैसे राइटर राइटर से खुश बात हो आ जाए रही तो है। बस राइटर डायरेक्टर खुश हो जाए तो और शहजाद साहब के साथ काम करना कैसा है, बहुत क्या बता अच्छा। सकते हैं हम आप उनके बारे में हमें कुछ? शहजाद साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे इस लिहाज से कि उन्हें अपना काम पता है और वो एक्टर के सर पे चढ़ के ना उसको तंग नहीं करते। बहुत इनविजिबल से डायरेक्टर है, यानी सेट के ऊपर आपको पता ही नहीं चलता कि डायरेक्टर कौन है, खामोशी से स्क्रीन के पास बैठे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जब मुझे जिस तरीके से डायरेक्शन भी दी ना, यार एक्टिंग नहीं करनी, बिल्कुल एक्टिंग नहीं करनी। लोग टीवी देख देख के ना एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग नहीं करनी। सीन को समझो और जो उसकी डिमांड है उसके हिसाब से इसको जितना नेचुरल कर दो। टाइम टेंशन नहीं लेना, सीन लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, फलानी चीज़ हो जाएगी कोई बात नहीं। सो अभी भी मुझे लगता है कि खैर लोगों को तो ऑब्वियसली ड्रामा पसंद आ रहा है और वो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत टाइम अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और टाइम लग जाता ना शहजाद साहब का, कि वो एडिट भी खुद देख रहे होते और बाकी सारे मामला एंड साउंड जैसे बाकी दुनिया करती है, तो फिर तो इसने बहुत एपिक हो जाना था। अभी ये है कि अगेन वो हमारा जो एक मैकेनिज्म है ना, तेज एक दिन में इतने सीन, एक दिन का ऐसा काम, जल्दी करो, लोड है, लोग कम है, रिसोर्सेज कम है, तो उस हिसाब से तो चीज़ बहुत अच्छी बनी है। लेकिन अगर वो उतने ही टाइम एंड रिसोर्सेज के साथ बन जाती जितनी बाकी दुनिया में बनाते हैं लोग, तो इट वुड हैव बीन एन एपिक ड्रामा। अभी किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? अभी हाँ, एक दो म्यूजिक वीडियोस हैं और आप हैं उसमें, डायरेक्ट कर रहे हैं, नहीं, लिखा है, क्या मैं कर रहे एक्ट कर रहा हूँ। आप एक्ट कर रहे हैं, किनकी ये शेयर कर सकते हैं या नहीं अभी? एक ट्रैक है हसन रहीम का, रैपर हैं, उनका गाने में एक्ट किया है, और एक फ्यूचर में आई होप सो हो जाएगी, एक गज़ल है गालिब की ही है गालिबन, बहुत बहुत अच्छी गज़ल है, गाई भी बहुत अच्छी है। फरहीन जाफरी हैं एक लड़की, तो दोस्त भी हैं मेरी, तो उन्होंने भी मुझसे कहा है कि वो मुझे चांस देंगे। सारे दोस्त मेरे मुझे चांस दे देते हैं। अब तो देखिए कैमरे पे आ गया, अब तो देना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो हमारी डेट्स का कुछ थोड़ा सा मसला चल रहा है, लेकिन ये है कि आई होप सो उसमें एक सैफी हसन साहब का ड्रामा है संगे माँ, तो उसमें है। बस तो वो शूट आपका हो गया है या भी आप वो शूट हो गया, वो शूट हो गया। ठीक है, चलें, अच्छी बात है कि हम आपको बहुत जल्द संगे माँ में भी इंशाल्लाह देखेंगे। उधर भी आप सबसे मिलो, उसकी भी कास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे अब अगेन वही आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलने का इत्तेफाक हो रहा है, वो सारे लोग जिनको आपने पहले स्क्रीन पे देख के एडमायर किया होता है, तो मेरे जैसा आदमी ना, मेरा फैन मूवमेंट हो जाता है कि मैं जब जाता हूँ मैं कहता हूँ यार, जैसे नुमान इजाज साहब, और ऊपर से फिर नुमान इजाज साहब एक है ना, एक कैरेक्टर है पूरा, वो कैमरे पे आपने देखा है, वो सेट के ऊपर भी और होते हैं बिल्कुल। हो उनकी एक पूरी वाइब है जो वो लेके चलते हैं। सैफी हसन साहब खुद एक्टर बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर हैं, एंड वो बड़े अच्छे, बड़े बहुत मजेदार, वो वहाँ पे तो मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा थोड़ा सा हम सेंसरशिप से निकलेंगे तो आपको कुछ और स्टोरियाँ भी सुनाऊंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आतिफ असलम, कुबरा, काफी लोग हैं जिनके साथ। I was working with आतिफ, बहुत अच्छा। गाते रहते हैं वो सेट पे या क्या करते हैं? मतलब मैं सोचूं आतिफ असलम अगर हो सेट पे तो हर थोड़ी बात कोई ना कोई बोलेगा ना कि यार ये प्लीज गुनगुना दें या क्या, या कोई जैमिंग सेशन या कुछ होता था फारिग बैठे हुए क्या? आतिफ तो बेचारा क्या गाएगा, आतिफ के सामने हम लोग, अब होता है ना कि अब आतिफ असलम वहाँ बैठा है और आप यहाँ पे झूला झूला, और फिर आपको एकदम से रियलाइज होता है ये तो आतिफ का गाना है, ये मुझे नहीं गाना चाहिए उसके सामने, उसको बुरा लग रहा होगा। सो बट यस, बीच बीच में कभी कभार अपने मूड में जब वो गुनगुनाते हैं। ओके, चलें, गुड। कुछ आप अपना सुना सकते हैं जो आपने लिखा हुआ कुछ इस वक्त जहन में अगर आ रहा है? अपना या किसी अच्छे शायर का? चलें, सब ठीक। अच्छे शायर का सुना देता हूँ, अपना रहने देता हूँ। सो फारिस, जिनका मैंने जिक्र किया था कि वो मुझे, मेरा दोस्त भी है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, उसकी एक नज़्म है जो मैंने पिछले दिनों पढ़ी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी जेब में एक कागज़ है, मेरी जेब में एक कागज़ है, कागज़ पे एक नज़्म है, नज़्म में एक महबूबा है, महबूबा की भूरी आंखें हैं, आंखों में एक ख्वाब है, ख्वाब में एक नदी है, नदी में एक कश्ती है, कश्ती में एक मल्लाह है, मल्लाह के होंठों पे एक गीत है, गीत में एक कायनात है, एक कायनात मेरी जेब में है, मेरी जेब में पैसे नहीं। डीप। सो ये मुझे लगी थी, अच्छी लगी थी बस।
शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का। आपका सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया और बर्दाश्त किया और बस सुन लिया। मैं बहुत नॉन स्टॉप टेप हूँ, रेडियो हूँ ना, बस चला दिया तो कभी कोई चैनल तो कभी कोई चैनल पकड़ते जाता हूँ, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, आपका एंड बहुत वी विश यू शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। बहुत शुक्रिया।